हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टडी मटेरियल ऑफ पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि हमारा 21 ए एग्जाम है। तो इसके स्टडी मटेरियल के चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लीजिए चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस चैप्टर के वो होंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, difference between savings and investments, difference between investments and speculation, objectives of investment, components of required rate of return, relationship between risk and return, types of risk, and types of investment opportunity. What is investment? कि people earn money and spend money. लोग होते हैं कुछ पैसा कमाते हैं और कुछ स्पेंड करते हैं। ड्यूरिंग सम लाइफ साइकिल फेजेस दे अर्न मनी मोर देन दे स्पेंड। उनके लाइफ साइकिल में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जहां पर वो पैसा ज्यादा कमाते हैं और स्पेंड कम करते हैं, जबकि दूसरे फेजेस ऐसे होते हैं जहां पर वो स्पेंड ज्यादा करते हैं बट पैसे कमाते कम हैं। Therefore, sometime they have to borrow money to meet shortfall, and in other times they end up saving surplus money. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उनका स्पेंड ज्यादा होता है और अर्न कम करते हैं तो उनको बोरो करना पड़ता है टू मीट शॉर्टफॉल ऑफ रिक्वायरमेंट। और जो दूसरे टाइम के ऊपर जब उनके पास सरप्लस फंड्स होता है तो वो उसको सरप्लस अमाउंट्स को कहीं ना कहीं यूज करते हैं जब कमाते ज्यादा हैं और स्पेंड कम करते हैं। पीपल हु हैव ब्रॉडली टू ऑप्शंस टू यूटिलाइज देयर सेविंग्स। तो देखिए, जब जो स्पेंड हुआ वो अर्निंग से कम हुआ तो उनके पास सेविंग्स होगी, तो वो दो तरह से उसको यूज कर सकते हैं। उनके पास दो प्रायोरिटीज हैं। दे कैन आइदर कीप इट विद देम अंटिल देयर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट एक्सीड्स देयर इनकम। तो वो सेविंग्स को अपने पास रख सकते हैं ताकि जब भी फ्यूचर में उनकी कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए उनकी अर्निंग से तो वो उसको यूज कर पाए, उसको शॉर्टफॉल को रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। और दे कैन पास देयर सेविंग्स टू दोज हुज रिक्वायरमेंट एक्सीड देयर इनकम। या फिर वो पैसा उसको दे सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है और जिनको शॉर्टफॉल होता है, और वो उसके ऊपर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? विद द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग इट बैक विद द सेम सम इंक्रीमेंट। तो वो जब किसी को वो फंड्स लैंड करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो जो अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उनको कुछ इंक्रीमेंट्स मिलना चाहिए, उनको कुछ रिटर्न्स मिलनी चाहिए। तो इसलिए उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को। Therefore, those who consumes more than their current income must be willing to repay more than what they received. इसका मतलब क्या हुआ कि those who consumes more than their current income, तो जो करंट इनकम में अगर वो उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो किसी से बोरो करेंगे। दे शुड बी विलिंग टू पे मोर देन व्हाट दे रिसीव्ड। तो उसको उनको वो एक तरह से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए किसी ने बोरो की 1,000 रुपए अपने शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए, तो उसके ऊपर 1,000 रुपए के ऊपर उनको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Hence why it's written to those who have provided the fund. तो वो उसको इंटरेस्ट देंगे जो जिनसे उन्होंने फंड बोरो किए हैं। Essentially, the people makes a trade-off between postponing their current consumption. इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से ट्रेड ऑफ हुआ कि वो अपनी करंट कंजम्पशन को पोस्टपोन करेंगे और उसके उसके अगेंस्ट में वो एक हायर अमाउंट को वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो वो कंजम्पशन अपनी पोस्टपोन करेंगे और उसके लिए उन्होंने जो सेविंग्स की है उसी डिफरेंस को बोलते हैं रेफर्ड एज रिटर्न। तो उन्होंने करंट अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन किया, अपने उस फंड्स को किसी को दिया जिसकी जरूरत है, उसके ऊपर उनको इंक्रीमेंट रिटर्न मिला, उसी डिफरेंस को बोलते हैं इज रिटर्न। अब देखिए फाइनेंशियल एसेट्स वर्सेस रियल और फिजिकल एसेट्स में क्या डिफरेंस है। एसेट्स जो हैं दो तरह से ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर्स। जबकि फिजिकल असेट्स क्या होते हैं? जैसे गोल्ड, डायमंड्स एंड अदर प्रीशियस मेटल्स एंड रियल एस्टेट। तो जो रियल और फिजिकल एसेट्स वो है जो टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल, गोल्ड, डायमंड, ये तो हुए रियल और फिजिकल एसेट्स। जबकि दूसरी क्लास एसेट्स क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो इस तरह से दो
चीज में क्वालिफिकेशन, इनकी क्लासिफिकेशन हो गई। फाइनेंशियल एसेट्स हैव द एडवांटेज ऑफ ग्रेटर लिक्विडिटी। जो फाइनेंशियल एसेट्स हुए जैसे बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, डिबेंचर्स, उनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, वो कभी भी निकाले जा सकते हैं, बहुत जल्दी पैसा वापस मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है उसमें, आप आज यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, दूसरी तरह से इन्वेस्टमेंट करें। कन्वीनियंस बहुत है, आप घर बैठे ऑनलाइन या एक सिंपल पेज या फॉर्म से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना बड़ा आसान है। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं। ये आर प्राइमरीली इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। ये एक इनकम जनरेशन इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, बट हालांकि उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि सच एज इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी लोग यूज करते हैं। तो देयर इज अ ग्रेटर ईज ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच assets as it allows for small and frequent investment। तो इसमें ईज ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत होती है, क्योंकि इसमें आप छोटा छोटा पैसा लगा सकते हैं। आप शेयर्स खरीदना चाहें, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहें, एसआईपीज करना चाहें, तो 500 रुपीज, 200 रुपीज, 50, ऐसी छोटी छोटी एसआईपीज हो जाती है, और आप फ्रीक्वेंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, अब है हमारा इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस है? अनदर टर्म which needs to be distinguished from investment is speculation. Investment and speculation activities are so intermingled that it is very difficult to distinguish and separate them। वो आपस में इतना इंटरमिंगल है कि एक्चुअली उसको डिस्टिंग्विश और सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी कुछ उसमें अटेम्प्ट हैं एज पर एनआईएसएम, वो हम अभी स्टडी करते हैं। वो किसके बेसिस के ऊपर है? दीज डिफरेंसेस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लाइक इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि टाइम का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या है और डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती है अगर उन्हें टाइम कंटिन्यूम रेंजिंग माइक्रो मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ एंड डिकेड, और मे बी सेंचुरी, और मे बी परपेचुअल टाइम पीरियड। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो माइक्रो मिली सेकेंड से लेके एक लंबे डिकेड या परपेचुअल टाइम तक हो सकती है। देयर इज अ टेंडेंसी टू डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज एज स्पेकुलेटिव इन नेचर। तो जो बहुत शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज होती है जनरली उसको हम टाइम होराइजन के हिसाब से स्पेकुलेटिव बोल सकते हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप ऑफ असेट्स होती है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, बट ये फिर भी डेफिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो टाइम होराइजन के हिसाब से एक अटेम्प्ट किया गया है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है और लॉन्ग टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए उसको स्पेकुलेशन बोल देते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोल जाते हैं, बट ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है। तो फिर एक दूसरा अटेम्प्ट लगाया गया। अब उसमें क्या किया गया? उसमें डिक्शनरी मीनिंग देखा गया स्पेकुलेशन का। तो स्पेकुलेशन का डिक्शनरी मीनिंग निकला द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी और कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस। तो एक ऐसी थ्योरी पे बिलीव करना जिसमें कोई रिटर्न आएगा, उसका कोई बेस नहीं हो, बट किसी भी चीज से रिलेटेड एक अंदाजा होता है कि इसमें कोई रिटर्न बनेगा, तो इसको हम बोलते थे स्पेकुलेशन। द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स कैरिंग आउट एन एक्सरसाइज और प्रोसेस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जबकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक प्रोसेस होता है, एक एक्सरसाइज होती है, एक असेट्स का वैल्यू डिटरमाइन करना, बाय करना, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी उसके बारे में एक प्रोसेस के साथ एक उसके बारे में एस्टिमेट करना। ये सारा जो प्रोसेस होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। हाउएवर व्हाइल स्पेकुलेशन, पर जबकि स्पेकुलेशन करते हैं तो नो कॉग्निजेंस इज पेड टू द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो असेट्स की वैल्यू क्या है, उसमें कोई फ्यूचर होगा, उसमें कोई प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सिर्फ एक अंदाजा होता है कि हाँ शायद मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया तो मुझे यहाँ पे रिटर्न बनेगा, दैट इज स्पेकुलेशन। हियर प्रॉफिट मेकिंग सीम्स टू बी सोल पर्पस। यहाँ पे बस एक अंदाजे पे बेसिस के ऊपर कि हाँ शायद मेरा लॉटरी निकला है, मेरे को प्रॉफिट बन जाए, एक ऐसा अंदाजा होता है जहाँ पे कोई भी एक प्रोसेस नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। तो इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसके बारे में कुछ भी कंसिडरेट नहीं किया जाता, और ये बिना कंसिडरेशन के इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना रिटर्न बनेगा, इसके बगैर ही वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, और वो सिर्फ एक अंदाजा होता है, उसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन्वेस्ट विद ए गोल इन माइंड। जब भी इन्वेस्टर कोई चीज को इन्वेस्ट करता है तो एक उसके माइंड में गोल होता है रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो अब उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड एंड होने के ऊपर उस असेट का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में गोल होता है।
Investment objective can be defined as investor's goal expressed in terms of time, risk, return and liquidity preferences. तो जो उसका गोल होता है वो किस में डिफाइन होता है? टाइम पीरियड में, रिस्क कितना है, रिटर्न कितनी आएगी और लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस कितनी है। तो जब भी गोल डिफाइन होगा तो अगर मुझे इस टाइम पर पीरियड पे रिटर्न चाहिए तो मेरा कितना रिटर्न आएगा, मेरी उसमें लिक्विडिटी कितना है, मैं उसको कितना जल्दी लिक्विडेट कर सकता हूँ, मैं जो पैसा लगा रहा हूँ उसमें रिस्क कितना है, और जब मैं उसको लिक्विडेट करूंगा, जब मैं पैसा को रिडीम करूंगा तो मेरी उसमें लिक्विडिटी कितनी है। इन सभी चीजों के बेसिस पे गोल सेट किया जाता है। Some investors may have the tendency to express their goal solely on the basis of return. कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो जब भी अपने गोल डिफाइन करते हैं तो वो सिर्फ अपना रिटर्न्स देखते हैं कि मैंने एक अगर 100 रुपीज लगाया तो 150 कब हो जाएगा या 20 कब हो जाएगा। बट इन्वेस्टर्स मस्ट बी एनकरेज टू स्टेट देयर गोल्स इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्क एंड रिटर्न। बट जबकि इन्वेस्टर्स उनको एनकरेज करना चाहिए कि जब भी वो अपने गोल डिफाइन करें तो वो अपने गोल में रिस्क एंड रिटर्न दोनों को कंसिडर करें। क्योंकि क्या होता है, एक्सप्रेसिंग गोल्स ओनली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न may lead to inappropriate allocation and adoption of risky investment strategy. अगर हम गोल्स को एक्सप्रेस सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे करेंगे तो शायद हो सकता है हमें वो असेट्स या वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए जो कि गलत है, और शायद वो रिस्की भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती है। गिवन टू देमसेल्व्स एंड इन्वेस्टर्स में वांट हर वेल्थ। फॉर एग्जांपल, किसी इन्वेस्टर ने कहा कि आई वांट टू डबल माय वेल्थ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि मुझे एक साल में अपना वेल्थ डबल करना है। However, she must be made to understand, but इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि सच ए गोल वुड एंटेल एक्सेसिव रिस्क। अगर एक साल में पैसा डबल करना है तो उसको ऐसे किसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसी किसी असेट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होगी। Hence, a detailed analysis of risk appetite of investor should be done. इसलिए जब भी इन्वेस्टर के साथ बैठ के डिसाइड करें तो उसका रिस्क एपेटाइट और उसका गोल दोनों एक साथ में डिसाइड करें और फिर कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। द रिटर्न ऑब्जेक्टिव में बी सिंप्लीफाइड एज फॉलोज। तो देखिए रिटर्न के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। किसी का रिटर्न का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन क्या हुआ, मींस मिनिमाइजिंग और अवॉइडिंग द चांस ऑफ इरोजन इन द प्रिंसिपल। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन में सबसे बड़ा गोल है कि जो मैंने कैपिटल, जो मेरा पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, वो मेरा सेफ होना चाहिए, चाहे मेरा उसके ऊपर जो रिटर्न मिले वो कम मिले। हाईली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, तो जो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, जो बहुत कंजर्वेटिव है, वो इस इन्वेस्टमेंट गोल को चूज करते हैं। एज दिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्स नो और मिनिमल रिस्क, क्योंकि इसमें जब आप कैपिटल प्रिजर्वेशन के गोल पे काम करेंगे तो इसमें आप कोई भी रिस्क नहीं लेंगे आप अपनी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के ऊपर। आल्सो व्हेन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म, और अगर वो फंड्स आपको किसी भी समय शॉर्ट टर्म पर चाहिए तो इन्वेस्टर्स में स्टेट फॉर द कैपिटल प्रिजर्वेशन एज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका भी कैपिटल प्रिजर्वेशन ही गोल होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, देखिए जो कैपिटल एप्रिसिएशन जिसका गोल है, जिस तरह के इन्वेस्टर्स का गोल है, इज एन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर दोज हु वांट देयर पोर्टफोलियो वैल्यू टू ग्रो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो रिस्क लेते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका गोल है कैपिटल एप्रिसिएशन का, वो अपने पोर्टफोलियो वैल्यू को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, वो रिस्क के लिए भी प्रिपेयर्ड होते हैं। दिस में बी एन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जिसको कुछ सालों के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, वो रिस्क भी लेंगे, लंबे टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उनका गोल हो सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन। थर्ड गोल क्या हो सकता है इन्वेस्टर्स का, करंट इनकम, कि जो उसके पास उसने कॉर्पस बनाया है किसी इन्वेस्टर्स ने। करंट इनकम इज एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव pursued when investors want her portfolio to generate a income at regular interval by way of dividend, interest, rental income rather than appreciation in the value of portfolio. इसमें जो इन्वेस्टर्स होता है वो क्या करता है, उसके पास एक कॉर्पस है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उस मेरे उस कॉर्पस में एक रेगुलर इनकम, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीट आउट करने के लिए मेरे पास एक रेगुलर इनकम आता रहे। मैं उसको फिक्स डिपॉजिट में करूं तो इंटरेस्ट आए, अगर मैं उसको शेयर्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में करूं तो जहां पर डिविडेंड एप्लीकेबल हो वहां पर डिविडेंड आए, अगर मैं रियल एस्टेट में करूं तो जहां मुझे रेंटल इनकम चाहिए
बट मुझे उसमें एक रेगुलर और करंट इनकम चाहिए। ये किस तरह के इन्वेस्टर्स करते हैं? हु आर जनरली रिटायर्ड एंड वांट देयर पोर्टफोलियो टू जनरेट इनकम टू मीट देयर लिविंग एक्सपेंसेस। तो ऐसे लोग जो रिटायर हो गए हैं और वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो के ऊपर एक रेगुलर इनकम आती रहे, सो दैट वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाए। तो ये उनका क्राइटेरिया हो सकता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, गोल क्या हो सकता है? टैक्स सेविंग्स। काफी लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टैक्स सेविंग्स के लिए करते हैं। Sometime investors do invest in some select investment alternative to reduce their tax burden. तो गवर्नमेंट के साइड से जब बजट पास होता है तो बिकॉज ऑफ आईटी अथॉरिटीज प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ डिडक्शन। जो आईटी अथॉरिटीज होती है वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सेविंग्स के, जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको टैक्स डिडक्शंस और आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है और टैक्स रिबेट मिलती है। तो उससे आपका टैक्स कम हो जाता है। तो कई जो इन्वेस्टर्स का जो गोल होता है वो गोल होता है टैक्स सेविंग्स भी, तो वो इस गोल के साथ इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Estimating the required rate of return. Investment is the commitment of a rupee of a period for a period of time to earn. इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक टाइम पीरियड पर इन्वेस्ट करके कुछ उसके ऊपर हम कमा पाए, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए क्या होता है, इसमें तीन कंपोनेंट है। प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर इन्वेस्टर पोस्टपोन देयर करंट कंजम्पशन। तो आज मेरे पास 100 रुपए हैं। अगर अब मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने किसी को लेंड कर दिए, किसी को उधारा दे दिया, तो मुझे उसके ऊपर जो पूरा पैसा मिलेगा, तो मैंने अपनी कंजप्शन है वो पोस्टपोन कर दी, तो उसके ऊपर जो मैंने पैसा बचाया उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो हुआ प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर वहां पे कोई इन्फ्लेशन नहीं है और वहां पे कोई रिस्क नहीं है। कंपनसेशन फॉर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो वैल्यू है पैसे की वो कम नहीं होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो ये हो सकता है अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो आज जो 100 रुपए के ऊपर जिस चीज को खरीदने के लिए 100 रुपए चाहिए, कल को शायद वो 106 रुपए चाहिए। तो अब एक कंपोनेंट ये भी हुआ कि एक तो मैंने अपना पैसा बचाया, उसके ऊपर रिटर्न जनरेट करना है, बट जो मैंने रिटर्न जनरेट करना है वो मुझे इन्फ्लेशन का भी ध्यान करना है। थर्ड क्या हुआ? रिस्क प्रीमियम फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो वहां पर मुझे रिस्क प्रीमियम भी चाहिए। तो इस तरह से तीन तरह के रिटर्न हो गए। अब वो हम स्टडी करेंगे, देखिए डिटेल में। द प्राइस पेड फॉर एक्सचेंज बिटवीन करंट एंड फ्यूचर कंजप्शन, जो कि एक करंट और फ्यूचर कंजम्पशन के बीच में जो हम प्राइस पे करते हैं, अगर हम ये मान के चलें कि जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं है और कोई भी रिस्क नहीं है, तो जो उसके ऊपर रिटर्न जनरेट होती है उसको बोलते हैं प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर ने अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन किया 1000 रुपीज का फॉर ए फ्यूचर गारंटीड फ्यूचर कंजम्पशन, और उसको 1000 के बदले 1020 मिला, तो उसका जो प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस 2%। कैसे? 1020 में से 1000 घटाया, 20 रुपए डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया हमारा 2%। ये क्या हुआ? इट इज द रेट ऑफ रिटर्न इवन इफ, ये एक रेट ऑफ रिटर्न हुआ इफ देयर इज नो इन्फ्लेशन एंड नो अनसर्टेनिटी। नो अनसर्टेनिटी मींस नो रिस्क associated with the future payment. The compensation for postponement of consumption is the pure time value of money. ये एक उस टाइम पीरियड का एक प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया। इसे इट इज कॉल्ड एज रियल रिस्क फ्री रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पे कोई भी इन्फ्लेशन नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, और वो रिटर्न जनरेट होती है, उस रिटर्न को हम बोलते हैं रियल रिस्क फ्री रेट। जबकि ऐसा होता तो नहीं है। होता क्या है? इन रियलिटी प्राइसेस लेवल रेयरली रिमेन सेम। प्राइस लेवल सेम तो रहता नहीं, इन्फ्लेशन है। हेंस इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स ए राइज इन द प्राइस लेवल, अगर वो एक प्राइस लेवल को इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहा है तो उनको उनका एक एडिशनल रिटर्न भी चाहिए कि अगर मैंने 100 रुपए बचाया और 6% इन्फ्लेशन है, तो मुझे 6% वाला भी पैसा चाहिए, सो दैट मेरा पैसे का वैल्यू कम ना हो, तो उसको कंपनसेट करना है। फर्दर इफ देर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद द फ्यूचर पेमेंट, तो इन्वेस्टर विल डिमांड कंपनसेशन फॉर बेयरिंग द रिस्क। तो अगर उसमें रिस्क है तो उसका रिस्क का भी उसको कंपनसेशन चाहिए।
अब जो हमारा प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, जहां पे इन्फ्लेशन भी नहीं था और कोई रिस्क भी नहीं था, तो रियल रिस्क फ्री रेट में अगर इन्फ्लेशन जोड़ दें तो ये हो जाता है हमारा नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा हमने कैलकुलेट किया 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, एक साल के बाद 1,020 मिले, तो इसमें 2% का रेट था, वो हमारा हुआ था रियल रिस्क फ्री रेट। अगर हम उसमें इन्फ्लेशन का रेट जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। व्हेन नॉमिनल रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, अब नॉमिनल फ्री रिस्क में अगर हम रिस्क प्रीमियम जोड़ दें कि रिस्क है उसकी वजह से मुझे और रिटर्न चाहिए, तो उसको बोल देंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जो भी इन्वेस्टर जब डिसीजन करेगा ओके मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे करेगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्रीमियम। तो विदाउट रिस्क मान लीजिए 2% है, इन्फ्लेशन मान लीजिए 6% है, मान लीजिए रिस्क का भी एक प्रीमियम है, तो उन सब कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो इन्वेस्टर सोचेगा मुझे कम से कम इतना पैसा या इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। थोड़ा सा उसको और एग्जांपल में स्टडी करते हैं। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। The notion that money has time value is fundamental concept in investment. Investor can invest in investment opportunities like risk-free bond. अब देखिए रिस्क फ्री बॉन्ड कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट के। तो अगर कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड है तो वो रिस्क फ्री बॉन्ड होंगे, वेयर दे आर प्रोमिस टू रिसीव एन अमाउंट मोर देन द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड। इसका मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उससे कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर अगर वो 1,100 रुपए आज इन्वेस्ट करता है एट ए रिस्क फ्री रेट ऑफ 5%, अगर कहीं रिस्क नहीं है और इन्फ्लेशन नहीं है तो वो 5% उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका फ्यूचर पेमेंट में कितना मिलेगा? 105। द सर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग द अमाउंट इन फ्यूचर मेक्स इट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अगर कोई रिस्क नहीं है तो उसको बोलते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेम इट्स कॉल्ड रिस्क फ्री रेट। अभी कैसे, एक और एग्जांपल है। एज कैन बी सीन इट इग्नोर्स द पोटेंशियल चेंज इन द परचेसिंग पावर ऑफ रुपीज। का मतलब क्या है कि ये इग्नोर कर देता है कि इन्फ्लेशन है कि नहीं है। तो द इन्वेस्टर इज सर्टेन ऑफ रिसीविंग 105, 105 रुपए मिलेंगे उसको, सर्टेन है आफ्टर 1 ईयर, बट देयर इज नो गारंटी दैट रुपी विल हैव द सेम परचेसिंग पावर। बट उसका मतलब ये नहीं कि जो 100 रुपए में पहले सामान आता था वो आज भी 100 रुपए में ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि उसको इन्फ्लेशन की वजह से उसका 105 रुपए का वैल्यू भी कम हो जाएगा। अब इसमें फ्रॉम द नॉमिनल रेट इन्फ्लेशन रेट कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू कैलकुलेट द रियल ऑफ रिटर्न। अगर उसको रियल रेट ऑफ रिटर्न देखना है तो उसमें हमें इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। हेंस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू, जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हुआ उसमें क्या हुआ? रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्फ्लेशन रेट। तो फॉर एग्जांपल कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और उसका 105 रुपए मिला, मान लीजिए कि उसमें 3% का इन्फ्लेशन है, तो वो 3% इन्फ्लेशन हो गया और 2% जो हुआ, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हुआ 5%, रियल रेट ऑफ रिटर्न हुआ वो 2%, इन्फ्लेशन रेट हुआ 3%। एज नोटेड अबव, if investor expect the price level to rise during the investment period, they would require a compensation for the expected rate of inflation। तो अगर वो एक्सपेक्ट करने की इन्फ्लेशन होगा तो उसके अगेंस्ट भी उनको कंपनसेशन चाहिए। What if the price level in the economy increases by 6%? अगर एक इकोनॉमी में अगर 6% का इन्फ्लेशन हो, in such situation investor should increase the required rate of return by the expected rate of inflation। तो वो जो एक्सपेक्टेड उस रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इन्फ्लेशन को उसको ऐड कर देना चाहिए। इफ दे डू नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दे विल बी लूजिंग मनी इन द रियल सेंस रेदर देन जनरेटिंग ए रियल रेट ऑफ रिटर्न। कैसे? टू मेंटेन ए कंजम्पशन ऑफ 102, तो 100 रुपए इन्वेस्ट किया था बट अगर उनको कंज्यूम करना है 102, द इंटरेस्ट अर्न मस्ट बी 8.12%। क्यों? क्योंकि 6% का तो इन्फ्लेशन ही है। द रिक्वायर्ड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, अब वो जो इसको बोलते हैं कि जो हमें एक्चुअल कितना चाहिए नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइनस 1। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 2%, मल्टीप्लाइड बाय 1, 6% का इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे 6% आ गया,
अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8.12 इज द रेट ऑफ रिटर्न इज रिक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ 2%, क्योंकि 2% तो जो था वो रियल रेट ऑफ रिटर्न था, प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं था। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए जो इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए वो चाहिए 8.12%। इसमें इसलिए क्या हुआ था, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट comprising real rate of return plus compensation of inflation component compensation is called nominal rate of return. It is also considered as nominal risk free rate of return. तो रिस्क फ्री रेट क्या हुआ था यहाँ पर 2%, इन्फ्लेशन जोड़ दिया 6%, तो हो गया हमारा नॉमिनल रिस्क फ्री रिटर्न। टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क इज यूजुअली अंडरस्टूड एज एक्सपोजर टू ए डेंजर और हैजार्ड। देखिए, रिस्क को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई भी किसी भी चीज का एक्सपोजर टू ए डेंजर और हैजार्ड इज कॉल्ड रिस्क। बट इन इन्वेस्टमेंट रिस्क इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल अर्निंग कुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क जनरली ये करते हैं कि जो एक्चुअल अर्निंग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें जो एक्चुअल अर्निंग आई जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, उसको हम रिस्क डिफाइन करते हैं। So risk is defined as the possibility that the actual earning could be different from what is expected to be earned. For example, कोई हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर हम सोच रहे थे कि हमें 10 रुपए का रिटर्न मिलेगा, तो हमारा जो पॉसिबिलिटी था अर्निंग का वो था 10%। बट मान लीजिए किसी वजह से हमारी एक्चुअल अर्निंग आई 8%, 10 की जगह, तो 2% का वेरिएशन आ गया। तो रिस्क इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल अर्निंग कुड बी डिफरेंट। यहाँ पर ये हो गया कि एक्चुअल अर्निंग जितना मैं सोच रहा हूँ उससे डिफरेंट हो सकती है, तो इसी को रिस्क बोलते हैं। इन मोर टेक्निकल टर्म्स, अगर थोड़ा और टेक्निकल टर्म में जाएं, तो डिस्पर्शन अराउंड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज डिफाइंड एज रिस्क। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो एवरेज रिटर्न है उसके अराउंड कितना डिस्पर्शन हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो रिस्क है। सिमिलरली पीपल यूज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इंटरचेंजेबली। जो लोग यूज करते हैं वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ये करेक्ट नहीं है। रिस्क इज नॉट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है, ये चीज होगा या नहीं होगा, दैट इज अनसर्टेनिटी। When one does not have any knowledge about the future variability in the expected outcome or their causal factors, then such situation is known as uncertainty. जब किसी को नॉलेज नहीं है अबाउट द वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेक्टेड आउटकम, तो एक्सपेक्टेड आउटकम के अराउंड क्या कुछ हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी। इसके बारे में कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं है, कैजुअल फैक्टर्स। However, when there is some existing or developing theoretical or empirical knowledge about the factors leading to uncertainty, but उस uncertainty के लिए कोई एक थ्योरी है, कोई नॉलेज है और वो रिस्क नोन है, उसमें जो अनसर्टेनिटी को बोलते हैं वो उसको बोलते हैं हम रिस्क। इन समरी रिस्क इज नॉन सर्टेनिटी। तो रिस्क बोलते हैं कि नॉन सर्टेनिटी, अब ये तो पता है कि इसमें सर्टेनिटी नहीं है, बट ये कितना हो सकता है, प्लस माइनस कितना जा सकता है, उसको हम बोलते हैं रिस्क। रिस्क इज ए नॉन अनसर्टेनिटी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क को वो स्टडी करेंगे। बिजनेस रिस्क, वेरिएबिलिटी ऑफ इनकम फ्लोज caused by the nature of firm's business। अब कोई फर्म का बिजनेस है, उसके बेसिस के ऊपर उसके जो इनकम फ्लोज है वो कैसे अफेक्ट होंगे, इज डिफाइंड एज बिजनेस रिस्क। अब जैसे सेल्स वोलेटिलिटी एंड ऑपरेटिंग लिवरेज डिटरमाइंस द लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क। तो सेल्स वोलेटिलिटी हो सकती है, ऑपरेटिंग लिवरेज हो सकती है, वो सारी बिजनेस की रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटो मैन्युफैक्चरर है, इनकर्स हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर उसको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है वर्सेस कोई रिटेल फूड कंपनी है उसके कंपैरिजन में, तो अर्निंग एंड सेल्स ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरर फ्लक्चुएट सब्सटेंशियली ओवर द बिजनेस साइकिल लीडिंग टू हाई बिजनेस रिस्क। तो जो इस तरह के ऑटो मैन्युफैक्चरर होते हैं जहाँ पे अर्निंग एंड सेल्स वो फ्लक्चुएट कैसे करती है बिजनेस साइकिल में, डिमांड बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाएगी, डिमांड कम हो गया तो डिमांड कम हो गया और उससे सेल्स कम हो गई, तो इस वजह से सारी बिजनेस रिस्क हो गई। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क रिलेट्स टू द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स।
अब फाइनेंशियल रिस्क किससे रिलेट हुआ? फाइनेंशियल एसेट से, डेट और इक्विटी से। इट इज अनसर्टेनली कॉज्ड बाय द यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। अभी किसी कंपनी ने रन करने के लिए अपना डेट उधार लिया, लैंड कर लिया, पैसा बोरो कर लिया। व्हेन ए फर्म बोरोज, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक फिक्स पेमेंट्स। तो अगर कोई कंपनी बोरो करेगी तो उसको फिक्स पेमेंट करना है। दैट मस्ट बी पेड अहेड ऑफ द पेमेंट टू द स्टॉक होल्डर। तो जो उसमें शेयर होल्डर होंगे, स्टॉक होल्डर होंगे, उससे पहले उसको डेट जहां से उसने बोरो किया उसका पेमेंट करना है। Thus use of debt increases the uncertainty of stockholder income. अब अगर वो डेट यूज करेगा तो जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी इनकम कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको वो पैसा पहले जो भी इनकम जनरेट होगी सबसे पहले अपने उसको रीपे करना है जिससे उधारा लिया है। एंड दिस इज एन इंक्रीज इन द स्टॉक रिस्क प्रीमियम। तो उसकी वजह से उसका रिस्क प्रीमियम चेंज होगा और अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगी। दिस इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग यूज कर रहा है तो उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, मींस फाइनेंशियल रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, ease of converting an assets into an amount of cash nearer to economic worth। इसका मतलब क्या हुआ है? लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि उस अमाउंट को जो उसकी वर्थ है अप्रोक्सीमेटली उसी वैल्यू के आसपास उसको एनकैश किया जा सके और इमीडिएटली किया जा सके, वो लिक्विडिटी हुआ। द मोर डिफिकल्ट द कन्वर्जन, अगर कोई भी ऐसा असेट हुआ जहां पे ये कन्वर्जन लिक्विडिटी वाला डिफरेंट हुआ, या तो उसका टाइम ज्यादा लगे या उसकी जो इकोनॉमिक वर्थ है वो ना मिले, इज कॉल्ड द लिक्विडिटी रिस्क। Liquidity risk is uncertainty introduced by the secondary market of investment। जो liquidity risk होती है वो secondary market में investment के basis के ऊपर होती है। Treasury bills have almost no liquidity। Treasury bills अब government के हो गए, उसमें कोई liquidity risk नहीं है। They can be sold in fraction of minute, क्योंकि वो कोई risk नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा buyers available होते हैं, तो आप वो fraction of minute में बेच सकते हैं और आप एक्चुअली उसी वर्थ के बेच सकते हैं जिसकी वो वर्थ या वैल्यू है। ऑन द अदर हैंड, जबकि एक पीस ऑफ आर्ट है, अगर आपको वो बेचना है तो इट विल टेक लॉन्गर टू गेट कन्वर्टेड टू कैश। कैश में कन्वर्ट करने में उसको बहुत टाइम लगेगा और एक्चुअली हो भी ये भी हो सकता है कि उसकी जो वर्थ है वो अगर 1 लाख रुपए की हो सकता है, उसको आपको लिक्विडेट करने के लिए 1 लाख रुपए ना भी मिले, 75,000 मिले, 80,000 मिले, 50,000। तो ये लिक्विडिटी रिस्क हो गया। एक्सचेंज रेट रिस्क, exchange rate risk is the volatility of return introduced by acquiring investment denominated in currency different from that of investor। तो कई ऐसे बिजनेस होते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उस करेंसी में डील करते हैं जो अपने अपनी जो करेंसी है इन्वेस्टर्स की, उससे अलग जगह पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे चेंज इन द करेंसी रेट अफेक्ट्स आवर इन्वेस्टर्स रिटर्न व्हेन कन्वर्टिंग एन असेट्स बैक इनटू द होम करेंसी। तो अगर कोई इंडियन है, अगर उसने कोई डॉलर डेनोमिनेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लिया, तो अगर उसने कोई सपोज इंडिया का इन्वेस्टर है, उसने कोई यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, इफ द रुपी हैज अप्रिशिएटेड, और आज मान लीजिए 85 रुपीस का $1 है, रुपी अप्रिशिएट हो गया और मान लीजिए वो 85 की जगह 80 हो गया, हैज अप्रिशिएटेड वैल्यू एज कंपेयर टू यूएसडी, एंड व्हेन द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन डॉलर एंड कन्वर्टेड इनटू रुपी, तो जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा। अब अगर रुपी अप्रिशिएट हो गया तो वो पहले 85 का था, अब 80 रुपीस का हो गया, तो जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो रुपये में कन्वर्ट करेगा तो 85 की जगह उसको 80 रुपीस के हिसाब से पैसे मिलेंगे। इन्वेस्टर्स विल रिसीव लेस इन रुपी एट देन एक्सपेक्टेड। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था 85 मिलेंगे, बट रुपी अप्रिशिएट कर गया, डॉलर वीक हो गया, तो 80 रुपीस का डॉलर हो गया, तो 80 रुपीस का हो गया, तो अब क्या है भाई, $1 का अगर उसको इंटरेस्ट मिलना है तो उसकी जगह पर उसको 80 रुपीस मिलेंगे। द रिस्क इन दिस एंटायर एपिसोड इज अराइजिंग ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वोलेटाइल एंड अनकंट्रोलेबल करेंसी एक्सचेंज रेट। तो अब ये रिस्क है करेंसी एक्सचेंज रेट का, तो हमें पता नहीं है कि क्या होगा। तो इस रिस्क की वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिफरेंस आता है वो बोलते हैं हम एक्सचेंज रेट रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क इज द वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न कॉज्ड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर चेंज इन द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसकी वजह से कोई पॉलिसीज में चेंजेस होता है, तो वो उस पॉलिसीज में चेंजेस होने की वजह से पॉलिटिकल रिस्क अराइज होता है किसी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। Individuals who invest in the current countries that have unstable political economic system must include an additional current country risk premium when determining their required rate of return। तो ये किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस में रिटर्न फ्लक्चुएट कर सकते हैं,
तो जहां पर अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, वहां पर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड होती है इन्वेस्टर्स की। Geopolitical risk. Geopolitical is influence of geography and politics on the social and economic relationship between countries. जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल, जैसे ट्रम्प साहब ने अभी टैरिफ इंक्रीज कर दिए हैं, तो ये सब जियोपॉलिटिकल रिस्क है, उसमें काफी कंपनीज की रेवेन्यू और अर्निंग्स अफेक्ट होने का चांस है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क इज द रिस्क associated with the wars, terrorist act and the tension between the state that affect the normal and peaceful course of international relation। तो कोई भी पॉलिसीज की वजह से इंटरनेशनल जहां रिलेशंस में फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क अराइज होती है। रेगुलेटरी रिस्क. Regulatory risk is the risk associated with the unpredictability about the regulatory framework pertaining to investment. तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारे इन्वेस्टमेंट्स आर अंडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या चीजें चेंजेस होंगी, क्या नहीं होंगी, ये सब रेगुलेटरी रिस्क होती है। इट इज द रिस्क दैट एग्जिस्टिंग रेगुलेशन विल बिकम मोर स्ट्रिंजेंट लीडिंग टू द हायर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो मान लीजिए आज हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, मान लीजिए हमारा 10% है, कल को गवर्नमेंट 10% है, 12% है, 12.5% है, गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज करके मान लीजिए कर दिया 15% और 20%, तो अब उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये सब रेगुलेटरी रिस्क है। तो रेगुलेटरी रिस्क इज हायर इन न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो रेगुलेटरी रिस्क होती है वो न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, उसमें हायर होती है। जो कि मैच्योर और एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क ऑलरेडी बन गए, वहां पे वो रेगुलेटरी रिस्क कम होती है। रिलेशन relationship between risk and return. A positive relationship exists between risk and return. तो रिस्क और रिटर्न में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। ग्रेटर द रिस्क, हायर द रिटर्न। इन्वेस्टर increase their required rate of return as their expectation about future volatility of returns increases. Relationship between risk return is non-linear. तो जो उनकी रिस्क है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा, वो नॉन लीनियर है। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द रिटर्न ऑफ एवरी यूनिट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिस्क। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक यूनिट रिस्क बढ़ेगा तो एक ही यूनिट रिटर्न बढ़ जाएगा, तो ये नॉन लीनियर है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. देयर आर मेनी इन्वेस्टमेंट avenues. Broadly, investment can be classified into financial और नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, टेंजिबल, गोल्ड, कमोडिटीज, नॉन फाइनेंशियल जैसे हो गए। एंड नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट। तो जो भी फिजिकल एसेट्स हो गए, नॉन फाइनेंशियल हो गए या रियल इन्वेस्टमेंट हो गए, वो हमारे हो गए रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज, जो टेंजिबल हैं, जो फील किया जा सकता है, जो टच किया जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एसेंशियली क्लेम्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लो। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उसमें फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ claims on future cash flows, there are two generic types of financial instrument। तो दो तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेट एंड इक्विटी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। तो एक तो ये हो गया कि डेट और इक्विटी। अब दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है इन ओनरशिप इन द मार्केट एज सिक्योरिटी फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट। Security of investment like shares, bonds, notes are easily transferable in the secondary market, whereas non-security forms of investment called fixed deposit, insurance, etc. तो एक तो ये हो गया हमारा whereas non-security form, और एक हो गया security form। इसको दोबारा से एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Financial investments can also be classified on the basis of transferability of ownership in the secondary market। कि सेकेंडरी मार्केट में उसकी ट्रांसफरेबिलिटी है कि नहीं, उसके बेसिस पे भी उसको डिफाइन किया जा सकता है। एज सिक्योरिटी फॉर्म इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स, ये सारे इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। वेयर एज नॉन सिक्योरिटी फॉर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, ये कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी अदर इन्वेस्टर्स एंड दे डू नॉट हैव ए सेकेंडरी मार्केट। ना तो वो उनके पास सेकेंडरी मार्केट होता है और ना ही वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप से भी आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं। Security form of financial investments are actively traded on both capital and money market. The security form of financial investments are actively traded on both capital and money market. तो जो डेट हुआ वो आपके मनी मार्केट में ट्रेड हो जाएंगे, जो आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हुए वो आपके कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो जाएंगे। इक्विटी, तो देखिए इक्विटी का रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है।
इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन द कंपनी दैट एंटाइटल्स इट्स होल्डर इज शेयर्स इन द प्रॉफिट। तो जो भी ओनरशिप होगी, जिसके पास शेयर होंगे, उसी रेशो के अंदर वो कंपनी के प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी होगी। और उसके पास राइट टू वोट ऑन द कंपनीज अफेयर्स, तो कंपनीज के कोई भी अफेयर्स और डिसीजन मेकिंग होंगे उसके ऊपर वोट के राइट होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेजिडुअल ओनर ऑफ फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर other contractual claims on the firm are satisfied and have the ultimate control over how the firm is operated। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो भी कंपनी का कोई बोरोड मनी है, तो वो सारा कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम्स और वो है जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें सारा भी, जिससे भी कंपनी ने बोरो किया, उसके बाद एक्चुअल जो ओनर हुए कंपनी के, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हुए और उनके पास इक्विटी शेयर होल्डर का अल्टीमेट कंट्रोल हुआ ओवर द फर्म। इक्विटी शेयर होल्डर आर रेजिडुअल क्लेम होल्डर, उसको रेजिडुअल क्लेम होल्डर क्यों बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आर रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स इन टू वेज। रेजिडुअल क्लेम होल्डर्स इसलिए बोलते हैं कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, सबसे पहले जिस कंपनी ने जिससे बोरो किया होता है, सबसे पहले उसका पैसा देती है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो रेजिडुअल जो स्टेक होल्डर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, उनको मिलता है, या उनका वो पैसा होता है, उनसे बिलोंग करता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर रिवॉर्ड्स इन्वेस्टर्स इन टू वेज। तो अगर कोई इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, उसको दो तरह से उसमें फायदा मिलता है। एक तो जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड मिलता है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, तो जो शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से जो कैपिटल है वो एप्रिशिएट होती है, वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। तो इस तरह से उसको रिवॉर्ड मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज हैव प्रूवन टाइम डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हिस्टोरिकली भी बहुत डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स मिलते हैं एंड कंसीडर टू बी रिवॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट भी इक्विटी को मानते हैं। टाइम डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट रेफर्स टू द नोशन दैट फ्लक्चुएशन इन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स टेंड्स टू कैंसल आउट थ्रू द टाइम। तो जैसे कि बोलते हैं कि जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें रिस्क होती है, बट वो रिस्क क्या क्या होता है? फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट रिटर्न टेंड्स टू कैंसल आउट थ्रू द टाइम। तो जितना टाइम देंगे उतना वो उसमें रिस्क कम होता जाएगा। Hence, more risk is diversified away over longer holding period। तो अगर आप इक्विटी को बहुत लंबे टाइम तक रखेंगे तो उसका रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, यानी रिस्क कम हो जाएगा। It follows that investment in equities offer better risk adjusted return if held for the long term। तो अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखता है, तो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट क्लास है। देखिए अब क्या होता है लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड इक्विटी। Equity or any financial investment can also be classified on the basis of trading platforms। तो उनकी ट्रेडिंग कैसे होती है उसके बेसिस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बेसिस के ऊपर भी उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, जैसे एनएससी पर और बीएससी। अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स आर बोट एंड सोल्ड ओवर द काउंटर। जो कि अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स होता है वो ओवर द काउंटर बाय एंड सेल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि लिस्टेड नहीं है एक्सचेंज पर, कुछ शेयर्स मेरे पास हैं और आप बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे पैसे देंगे और वो शेयर्स मैं आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस तरह से अनलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स आर bought and sold over the counter। The key difference between the two is the structure of buying and selling the securities। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो स्ट्रक्चर है बाइंग और सेलिंग का, उसी की वजह से उसमें डिफरेंस है। लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स फॉलोज द लिस्टिंग रूल्स एंड रिक्वायरमेंट। जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं वो एक्सचेंजेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। द सेगमेंट ऑफ लिस्टेड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पब्लिक मार्केट। तो जो जिस सेगमेंट पे ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड होते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक मार्केट। द मैकेनिज्म ऑफ ट्रेडिंग एट स्टॉक एक्सचेंजेस फ्लोर्स एनहांसेस द, जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं वो लिक्विडिटी को एनहांस करते हैं इन लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड आल्सो लीड टू कंटिन्यूअस प्राइसिंग। तो उस पर लिक्विडिटी बनी रहती है, आप बाय सेल कर सकते हो और एक कंटिन्यूअस प्राइसिंग चलती है बाय और सेल का, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर। तो वहां पे उसका एक प्राइसिंग मैकेनिज्म है। However, prices in the public market are more prone to the market sentiment। बट जबकि ये जो प्राइसेस है जो भी वेरी करता है उसमें मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बोथ इक्विटी एज वेल एज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ट्रेड इन दिस सेगमेंट। तो चाहे वो डेट हो चाहे वो इक्विटी हो, दोनों तरह की जो ये सिक्योरिटीज होती है दोनों इस सेगमेंट में ट्रेड करती है। अब देखिए अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इज रेफर टू एज प्राइवेट मार्केट। अब ये लिस्टेड तो है नहीं,
अगर मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जो अनलिस्टेड कंपनी के हैं और आपको बाय करने हैं, तो आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। प्राइसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड स्पेस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो जो प्राइसिंग है उसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, बाय सेल नहीं होता, तो उसको प्राइसिंग मैकेनिज्म थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इट इज परफॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल और व्हेन द नीड ऑफ द सेम अराइजेस फॉर बाइंग और सेलिंग। तो ये रेगुलर इंटरवल पर होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। या फिर वो बायर और सेलर की जब इसमें डील होती है तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, तो इट्स वेरी इरेगुलर काइंड ऑफ थिंग। सिंस दीज इन्वेस्टमेंट डू नॉट ट्रेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, अब ये क्योंकि अनलिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते, दे आर रिलेटिवली लेस लिक्विड। तो अगर आपको उसको बेचना हो तो वो थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो सकती है इन कंपैरिजन टू लिस्टेड इन्वेस्टमेंट। Hence, investor may demand an extra compensation for the same called illiquidity risk premium. अब जब बेचने वाला जा रहा है या खरीदने जा रहा है तो वो उसके लिए कुछ रिस्क प्रीमियम चाहता है, बिकॉज इसके अंदर इलिक्विडिटी रिस्क है, तो जब रिस्क है तो उसको प्रीमियम चाहिए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स टेक्स लॉन्गर टाइम कंपेयर टू लिस्टेड इन्वेस्टमेंट। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे उसमें तो हम इंस्टेंटली बाय और सेल कर सकते हैं, अभी बाय किया तो हमारे पास नेक्स्ट डे शेयर्स आ जाते हैं, जबकि अनलिस्टेड में इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो buying and selling of unlisted investment takes longer time as compared to listed investment. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। अब फिक्स्ड इनकम जो सिक्योरिटीज है उसकी रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या होती है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। आर कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग ए प्रोमिस टू पे स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द इन्वेस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि अगर ये पैसा किसी हम कंपनी से कंपनी को एफडी कर रहे हैं या कोई कंपनी बोरो कर रही है या हमने बैंक में एफडी की है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हमें उसमें पैसा कैसे कैसे मिलेगा। तो उसके बीच में एक बायर, उसमें लेंडर और जो बोरोवर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको जो बोलते हैं हम इन्वेस्टर। मान लीजिए मुझे किसी कंपनी की एफडी खरीदनी है, तो उसके बीच में एक रोल आएगा कि वो मुझे उस कंपनी के जो इन्वेस्ट करूंगा उस कंपनी की एफडी के बदले मुझे कंपनी कब कब कितना कितना पैसा देगी, बीच में देगी या मैच्योरिटी पे देगी, वो कैश फ्लो है। तो उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। द डेट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रांसफरेबल। जो डेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ट्रांसफरेबल भी होता है। ए फीचर स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट परमिट इट्स सेल टू अनदर इन्वेस्टर और नॉन ट्रांसफरेबल। तो जो एक डेट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ट्रांसफरेबल भी हो सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकता है। अगर ट्रांसफरेबल होगा तो मैं किसी को बेच सकता हूँ, अगर नॉन ट्रांसफरेबल होगा तो मैं किसी पार्टी को नहीं बेच सकता। जनरली प्रोमिस्ड कैश फ्लो ऑफ ए डेट इंस्ट्रूमेंट इज ए पीरियडिक पेमेंट, बट द पार्टी इन्वॉल्व जनरली जो कि जब भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं उसके अंदर एक प्रोमिस्ड कैश फ्लो होता है, बट फिर भी पार्टीज आपस में निगोशिएट कर सकती है किसी भी तरह के कैश फ्लो के अरेंजमेंट के लिए जिसमें दोनों पार्टीज एग्री कर जाएं। A debt contract also establish the financial requirements and restrictions that the borrower must meet. अब जो डेट कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके बीच में, डेट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्टी के बीच में हो गया। अब उसमें जो बोरोवर होता है उसके उसको क्या उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और जो होल्डर है उस डेट इंस्ट्रूमेंट्स का उसके क्या राइट्स हैं, वो उस सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर वो उसमें बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके क्या राइट्स हैं। तो वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में अवेलेबल होते हैं। डेट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय कंपनीज। कंपनी इशू कर सकती है, म्यूनिसिपैलिटीज कर सकती है, स्टेट एंड सोवरेन गवर्नमेंट कर सकती है टू रेज द मनी टू फाइनेंस अ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। Debt instruments can further be classified on the basis of issuer into government debt securities and corporate debt securities. अगर गवर्नमेंट इशू करती है तो गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज हो गया, और अगर कोई कॉर्पोरेट करती है तो वो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज हो गया, जहां पे जो इशू करने वाली है वो नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर्म द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ डेट मार्केट। तो जो डेट मार्केट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, चाहे वो इंडिया में समझ लीजिए या पूरे वर्ल्ड वाइड। गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक भी बोलते हैं उसको, इज ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको जीसेक बोलते हैं, चाहे तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सच सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म, यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स विद द ओरिजिनल मैच्योरिटीज ऑफ लेस देन 1 ईयर।
या तो वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हो सकती है जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं, या फिर वो लॉन्ग टर्म हो सकती है। यूजली जो लॉन्ग टर्म होती है उसको बोलते हैं गोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और डेटेड सिक्योरिटीज जिसकी मैच्योरिटी होती है मोर देन 1 ईयर। तो जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होगी वो हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, और जो लॉन्ग टर्म होंगे डेट जो गवर्नमेंट इशू करेंगे उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज जिसकी मैच्योरिटी होगी मोर देन 1 ईयर। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज बोथ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ट्रेजरी बिल भी इशू करती है जिसकी मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म है लेस देन 1 ईयर, और बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज भी करती है जिसकी मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म होती है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इश्यूज ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है लॉन्ग टर्म विच आर कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और एसडीएलएस। जीसैक कैरीज पर्टिकुलरली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसके पास कोई रिस्क नहीं होता डिफॉल्ट करने का, एंड दीज आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट आराम से पैसा दे सकती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स। एक की सोर्स ऑफ फंड्स फॉर कॉर्पोरेट डेट इज फाइनेंसिंग। अब कॉर्पोरेट को अगर पैसा चाहिए तो वो क्या करती है? फाइनेंसिंग, बोरो करती है। तो कंपनी इशू डेट सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस मैच्योरिटी प्रोफाइल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटीज के डेट सिक्योरिटीज कंपनी इशू करती है। मैनी ऑफ दीज कॉर्पोरेट डेट पेपर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो कॉर्पोरेट डेट पेपर्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो मान लीजिए किसी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे अगर वो बेचना है तो मैं जाके स्टॉक एक्सचेंज पे किसी बायर को बेच भी सकता हूँ, जैसे मैं स्टॉक्स बेचता हूँ। However, a bigger component of corporate borrowing lies in listed space. बट जबकि कॉर्पोरेट जो उसका मेनली जो पार्ट है कॉर्पोरेट बोरिंग्स का, वो ज्यादातर जो बाय और सेल होता है वो मेनली अनलिस्टेड स्पेस में होता है। कॉर्पोरेट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पे हायर इंटरेस्ट रेट्स देन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ड्यू टू डिफॉल्ट रिस्क। देखिए गवर्नमेंट पे जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेजरी बिल्स में या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, तो उसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता, उसमें रिस्क नहीं होता, तो उसका रिटर्न कम होता है। जबकि कॉर्पोरेट के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर उनके डिफॉल्ट का भी चांसेस होता है, तो उनका रिटर्न्स ज्यादा होता है। द डिफरेंस बिटवीन द यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज फॉर द सेम मैच्योरिटी। तो जो कि एक सिक्योरिटी हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक हुआ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, तो जो दोनों की यील्ड में डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कोई रिस्क नहीं होता, कॉर्पोरेट की जो सिक्योरिटी होती है उसमें रिस्क होता है, तो उन दोनों के डिफरेंस में जो उनके रिटर्न्स का डिफरेंस है उसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ग्रेटर वुड बी द क्रेडिट स्प्रेड। तो अगर किसी भी कॉर्पोरेट का डिफॉल्ट करने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा तो क्रेडिट स्प्रेड भी ज्यादा होगा, मतलब रिटर्न्स ज्यादा होंगे। क्रेडिट स्प्रेड कुल आल्सो बी अंडरस्टूड एज द रिस्क प्रीमियम। तो क्रेडिट स्प्रेड को जैसे हमने रिस्क प्रीमियम भी बोला था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई रिस्क नहीं है, उसकी जगह हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम कुछ ज्यादा इंटरेस्ट या कुछ ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज वहां पे रिस्क ज्यादा है। रिस्क प्रीमियम या क्रेडिट स्प्रेड विच द कंपनी आर पेइंग टू रेज द डेट। तो कंपनी को अगर कोई डेट रेज करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टर्स उसके पास आएंगे क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है। अदरवाइज अगर उसको रिस्क अगर उसका ज्यादा होने के बाद अगर उसका इंटरेस्ट या रिटर्न सेम होगा तो कोई भी इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा जहां पे कोई रिस्क नहीं है। तो इन्वेस्टर उसके पास तभी आएगा जब उसका रिटर्न ज्यादा होगा। अब हम स्टडी करते हैं हाई यील्ड वर्सेस इन्वेस्टमेंट ग्रेड। द प्रॉफिटेबिलिटी probability of default on a fixed income paper is captured by rating given by the rating agencies। तो जैसे अभी कोई भी डेट सिक्योरिटीज या डेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी कॉर्पोरेट जब ये रेज करती है डेट, तो उस डेट को एक जो हमारी रेटिंग एजेंसीज होती है जैसे क्रिसिल या केयर, ये रेटिंग असाइन करती है बेसिस देयर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रिसिल कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो उन्होंने जो डेट सिक्योरिटीज होती है जो जो कॉर्पोरेट डेट रेज करते हैं इन्वेस्टर से, तो वो देखिए उसमें कैटेगरी होती है जब ये रेटिंग एजेंसीज करती है कि वो जो डेट रेज कर रही है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट की, तो कैसे कैसे कैटेगराइज होते हैं। ट्रिपल ए जो बॉन्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं हाईएस्ट सेफ्टी, फिर डबल है वो बोलते हैं हाई सेफ्टी, ए है फिर उसको बोलते हैं एडिक्वेट सेफ्टी, फिर उसके बाद ट्रिपल बी मॉडरेट सेफ्टी,
डबल बी मॉडरेट रिस्क, फिर सिंगल बी इज हाई रिस्क, सी इज वेरी हाई रिस्क एंड डी इज डिफॉल्ट। तो ये उनकी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस के ऊपर जहां डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी होती है रेटिंग एजेंसीज उसमें। तो लेट अस सपोज अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है और उसकी रेटिंग एजेंसीज लेट अस सपोज ट्रिपल ए है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इस कंपनी में मेरा जो पैसा है उसकी बहुत ज्यादा सेफ्टी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है डिफॉल्ट करने की। तो वो कंपनी हो सकता है मुझे थोड़ा रिटर्न कम दे एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज विच इज इन अदर कैटेगरीज ऑफ सेफ्टी। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉन्ड्स की जो कैटेगरी है डिफॉल्ट की या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की, अगर वो डबल बी है मॉडरेट रिस्क, तो इसको रिटर्न्स काफी देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को ल्यूर करने के लिए, सो दैट इन्वेस्टर्स वो रिस्क लेके उसके पास इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो ये रेटिंग एजेंसीज जब भी कोई कॉर्पोरेट डेट रेज करती है तो उस पर्टिकुलर डेट को ये रेट करती है कि आपका जो पैसा आप जो लगा रहे हो उसकी कितनी सेफ्टी है। अब देखिए पढ़ते हैं मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट सिक्योरिटीज हैव मैच्योरिटीज ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी आर रेफर्ड एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जिसकी भी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर तक है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट, अगर इनकी जो मैच्योरिटी है वो लेस देन 1 ईयर है या अप टू 1 ईयर। कैपिटल मार्केट इज ए प्लेस फॉर लॉन्ग टर्म फंड मोबिलाइजेशन। जो कैपिटल मार्केट है वहां पर लॉन्ग टर्म फंड मोबिलाइजेशन है। सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी ग्रेटर देन 1 ईयर, ऐसी सिक्योरिटी जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की होगी उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज। Stock and bonds are capital market securities. Since the investment horizon in capital market is longer, the uncertainty about the future cash flows goes up. तो जब बॉन्ड्स की बात करते हैं तो जैसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट होराइजन ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर कैश फ्लो वो ज्यादा हो जाएगा। इन्वेस्टर्स रिक्वायर एक्स्ट्रा कंपनसेशन, तो क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा कंपनसेशन चाहिए। इट इज रेफर्ड एज टर्म प्रीमियम। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म होने की वजह से उसकी कैश फ्लो पे अनसर्टेनिटी होगी, रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा, तो हम उसको बोलते हैं ये टाइम की वजह से बढ़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं टर्म प्रीमियम। कमोडिटीज के बारे में रोल और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखिए। बहुत सॉफ्ट कमोडिटीज जैसे सच एज कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन ऑयल, शुगर एंड हार्ड कमोडिटीज सच एज गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल टू इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर इसमें भी इन्वेस्ट करता है। सॉफ्ट कमोडिटीज आर पेरिशेबल, जैसे कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन, उसमें पेरिशेबल होती है तो उनके प्राइसेस में बहुत हाईली वोलेटाइल होता है, तो ये वोलेटिलिटी इन प्राइसेस हुआ। दीज कमोडिटीज आर सब्जेक्ट टू हायर बिजनेस साइकिल रिस्क, क्योंकि ये बिजनेस साइकिल्स होते हैं, उनकी डिमांड एंड सप्लाई बहुत चेंज होती है, तो उसके बारे में सब्जेक्ट टू हायर बिजनेस साइकिल रिस्क एज द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। उनके प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, इसलिए बिजनेस साइकिल रिस्क बहुत ज्यादा होता है। Soft commodities historically have shown low correlation to the stock and bonds. जो स्टॉक कमोडिटीज होती है उसका कोरिलेशन बहुत कम देखने को मिला है किसी स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड से। हेंस दे प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। इसलिए एक ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का एक छोटा ऑप्शन हो सकता है व्हेन हेल्ड इन पोर्टफोलियो अलोंग विद द स्टॉक एंड बॉन्ड, क्योंकि इनकी रिटर्न स्टॉक और बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो उसकी वजह से एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिटर्न हो जाता है या इन्वेस्टमेंट हो जाता है। प्रिडिक्शन ऑफ वेदर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन सॉफ्ट कमोडिटीज। अब इसके ऊपर इसका डिमांड एंड सप्लाई और या प्राइसेस उस पर बहुत डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, तो ये उसके ऊपर एक डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन होता है व्हेन वी इन्वेस्ट इन सॉफ्ट कमोडिटीज। एक्सपोजर टू दीज कमोडिटीज कैन बी टेकन थ्रू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं या इस तरह में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो इस सॉफ्ट कमोडिटीज में हम इस ऑप्शंस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। Hence, investors must be careful while understanding the risk involved in the same. Prices of hard commodities are determined by interaction between global demand and supply. जो hard commodities हुआ जैसे सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, कॉपर, अब ये ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। Hard commodities such as gold and silver have been
द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज फॉर सेंचुरीज एज रिजर्व एसेट्स। तो वो काफी सेफ और हेवन एसेट्स माने जाते हैं, तो लोग उसमें काफी इन्वेस्ट करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी, अब इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है, तो गोल्ड हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ सेफ हेवन एसेट्स। तो इसलिए उसको गोल्ड को बोलते हैं सेफ हेवन एसेट्स, बिकॉज ये ग्लोबल एक्सेप्टेड है। अगर कोई भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो या कोई जियो पॉलिटिकल रिस्क हो, तो उसमें गोल्ड को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। गोल्ड हैज शोन डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट हिस्टोरिकली। अब कभी काफी जगह इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में, इक्विटी में, तो गोल्ड का भी एक इन्वेस्टमेंट, एक डाइवर्सिफिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में। अनलाइक मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो एक करंट इनकम भी जनरेट करते हैं, बट कमोडिटीज डू नॉट जनरेट एनी करंट इनकम। और उसमें वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट इज द लार्जेस्ट asset class in the world. It has been a significant driver of economic growth. देखिए, जब भी हम जो वर्ल्ड में है सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लास ऑफ असेट्स है रियल एस्टेट, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर है। इट ऑफर सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी। तो एक इन्वेस्टर है, उसने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, डेट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी किया हुआ है, तो रियल एस्टेट में भी उसका लिए डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इट हैज बीन हिस्टोरिकली व्यूड एज गुड इन्फ्लेशन हेज। तो इसको हिस्टोरिकली काफी टाइम से एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी यूज करते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि अगर इन्फ्लेशन 6% 8% का है, तो रियल एस्टेट का वैल्यू भी इस तरह से अप्रिशिएट होता है कि वो उस इन्फ्लेशन को सेट ऑफ कर सके और अच्छा रिटर्न भी बना सके। Investor can invest into real estate with capital appreciation as investment objective as well as to generate regular income by way of rents. तो जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेंट से भी इनकम बना सकते हैं या कैपिटल एप्रिसिएशन से, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो। बट ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। रियल एस्टेट इज क्लासिफाइड इनटू सब क्लास। कॉमर्शियल रियल एस्टेट, जो कॉमर्शियली प्रॉपर्टी है कॉमर्शियल यूसेज के लिए, उसमें उसको बोल सकते हैं, और दूसरा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। इट कैन फर्दर बी ब्रोकन इनटू अदर टर्म्स, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज। तो जो बड़े सिटीज हैं उसमें उसके लिए बोल सकते हैं टायर 1 रियल एस्टेट, टायर 2, टायर 3। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑफन इन्वॉल्व लार्ज कमिटमेंट। अगर रियल एस्टेट में करना है तो जनरली बहुत बड़ा जो कमिटमेंट होता है या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो उसमें करना होता है। रियल एस्टेट फंड्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हम रीट भी बोलते हैं, रीट का फुल फॉर्म हुआ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, have emerged as good option to enable investor to take exposure to this asset class with smaller outflow commitment. तो अगर किसी को डायरेक्ट रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट करना, तो कोई जो इन्वेस्टर है वो इसके थ्रू भी कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे कम कंट्रीब्यूशन के साथ भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट आर कस्टमाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट। They provide investors risk-adjusted exposure to traditional investments or assets that are otherwise difficult to obtain. वो जो sophisticated investments प्रोडक्ट हैं जिसको कस्टमाइज किया जा सकता है, थोड़ा रिस्क एडजस्ट किया जा सकता है, और ये एक स्ट्रक्चर किया जाता है इस तरह के प्रोडक्ट्स को। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट ग्रेटली यूज डेरिवेटिव्स टू क्रिएट डिजायर्ड रिस्क एक्सपोजर। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं। Many structured products are designed to provide risk-adjusted return that are linked to equity market indices. तो जब वो structured product को customize करते हैं तो they provide risk-adjusted returns that are linked to equity market indices, sectoral indices, basket of stocks with some particular theme, currencies, interest rate, commodities, or a basket of commodities. Structured product can be designed for a short term or a long term. The term can be customized to meet the requirement of investing community. जो टर्म है या उसको प्रोडक्ट कस्टमाइज किया जा सकता है जैसे भी उस कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट हो। These product requires investments of larger denomination. ये HNI क्लाइंट के लिए किया जाता है, रिटेल कस्टमर के लिए किया जाता, तो इसमें काफी पैसे की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। They may offer investment protection from 0 to 100% and or attractive yields. तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो इन्वेस्टमेंट को 0 और 100% तक प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं
या फिर अट्रैक्टिव यील्ड्स को भी कमिट कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट इज लार्जली ड्रिवन बाय अंडरलाइंग स्ट्रेटेजी। अब जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंडरलाइंग स्ट्रेटेजीज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी परफॉर्मेंस, जिसके ऊपर वो कस्टमाइज प्रोडक्ट है। हेंस दे मस्ट नॉट बी टेकन, जबकि इसलिए उसको कैपिटल प्रोटेक्शन और गारंटेड और एज्यूम्ड रिटर्न प्रोडक्ट को कंसिडर करके, एश्योर्ड रिटर्न प्रोडक्ट करके नहीं बाय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एश्योर्ड रिटर्न आ जाएगा या आपकी कैपिटल गारंटी होगी या आपको एक एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज। Distressed securities are securities of company that are in financial distress or near bankruptcy। तो ऐसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट जहां पे उस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है और बैंक्रप्सी के आसपास है। इन्वेस्टर कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनी में भी काफी ड्यू डिलीजेंस करने के बाद अगर वो चाहे तो अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कि बहुत हाईली रिस्क इन्वेस्टमेंट होगा। These may be available at huge discount, क्योंकि ये काफी यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, नियर बैंक्रप्सी होगी, तो ये बहुत डिस्काउंट पर अवेलेबल हो सकते हैं। However, इन्वेस्टमेंट इन them require higher skill। अब उसके लिए बट ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल या ग्रेटर एक्सपीरियंस चाहिए, सो दैट आप उसके बिजनेस को इवेल्युएट कर पाए रेदर देन देयर रेगुलर सिक्योरिटीज। तो क्योंकि वहां पे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो सकती है, बैंक्रप्सी हो सकती है, तो उसके बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हो। These securities can be considered from the perspective of diversification of risk। अगर आपने बहुत सारी क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो अगर आपको इस तरह की सिक्योरिटीज भी करनी है तो आप इसको भी एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क की तरह इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं, बट ये काफी रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं। These securities are also referred as fallen angels। उनको इसलिए बोलते हैं as many types of funds and institutions are prohibited from holding these securities because of the high risk। क्योंकि हाई रिस्क है, फॉलन एंजल है, अगर आपके हाथ में डायमंड या कुछ आ गया, आपकी रिटर्न्स बन गई तो आपका बहुत प्रॉफिट होगा, या फिर ये हो सकता है कि आप पूरा अपना पैसा भी लूज कर जाएं। इट इज ए पॉपुलर इन्वेस्टमेंट सेगमेंट अमंग हेज फंड मैनेजर्स। तो जो हेज फंड मैनेजर होते हैं उनके बीच में बहुत पॉपुलर है, एज दे हैव डीप एक्सपीरियंस इन वैल्यूएशन एंड क्रेडिट एनालिसिस। तो ऐसी कंपनियों का वैल्यूएशन और क्रेडिट एनालिसिस में उनकी एक्सपर्टाइज होती है, तो वो हेज फंड मैनेजर्स इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। और क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? आर्ट एंड पेंटिंग्स एंड रेयर कलेक्टिबल्स आर इमर्जिंग एज एन अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस तरह की कैटेगरी में क्या होता है? दिस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन जनरेटिंग मॉडरेट रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म। इट आल्सो हैज लो कोरिलेशन विद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सच एज इक्विटीज एंड बॉन्ड्स। तो इक्विटी और बॉन्ड्स की जो रिटर्न्स होती है उसमें और इनमें जो आर्ट या रेयर कलेक्टिबल्स उनकी रिटर्न्स में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होता, इसलिए इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, बट ये बहुत ही बिग टिकट साइज इन्वेस्टमेंट होते हैं। आल्सो आर्ट इज नॉट ए स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अभी इन्वेस्टमेंट कोई स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होता, तो उसको इवेलुएट करना बड़ा मुश्किल होता है, रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है, बिकॉज ईच वर्क इज यूनिक और हर वर्क अब यूनिक है, तो उसका उसके एक्चुअल प्राइस या वैल्यू को डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। द मार्केट फॉर द सेम इज अनरेगुलेटेड। अब उसके लिए मार्केट अनरेगुलेटेड है। दीज इन्वेस्टमेंट डू नॉट प्रोवाइड एनी इनकम एंड जस्ट लाइक गोल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन इज द ओनली वे ऑफ रिवॉर्ड। अब यहाँ पे कोई रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होती, ये गोल्ड की तरह ही कैपिटल एप्रिसिएशन का तरीका हो सकता है। अब क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह की इन्वेस्टमेंट क्लास है तो इसका लिक्विडिटी बहुत मुश्किल होता है, तो ये बहुत ज्यादा इलिक्विड है। टू मेक रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द आर्ट्स। तो अगर आपको कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी इन्वेस्टर को, तो उसमें आर्ट्स का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ही क्रूशियल है, इज मोर क्रूशियल देन इन एनी अदर क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दीज आर आर्ट एंड पेंटिंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स फंड। अब वहां पे ऐसे काफी जगह पर ऐसे फंड्स भी आ गए हैं जो कि आर्ट एंड फंड पेंटिंग बेस्ड फंड्स हैं। इन्वेस्टर्स कैन टेक एक्सपोजर टू दीज फंड्स इफ यू वांट। चैनल्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। कैसे कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कस्ड अबाउट डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरीज प्रोवाइड वेरियस मैनेज्ड पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस। तो इन्वेस्टर्स अपने डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इंटरमीडियरी के थ्रू भी कर सकता है।
Direct investments are when investors buy securities issued by the company and government bodies and commodities like gold and silver. जब अगर कोई इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट बाय करता है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया. In case of financial securities, a few-based financial intermediaries aids investors to buy and sell investments. तो बीच में intermediaries होती हैं जैसे broker, depositories, advisors, वो commission और fee charge करते हैं. And investor can take the advice from SEBI registered investment advisor. तो अगर किसी इन्वेस्टर को एडवाइस लेना हो तो वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जिसको हम बोलते हैं RIAs, दैट इज रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं और उसमें इन्वेस्टर्स से फी और कमीशन चार्ज किया जाता है. एज पर सेबी रेगुलेशन रिलेटिंग टू RIA है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विच केम इन द ईयर 2013. 2013 में रेगुलेशन आया था. ओनली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, एक ऐसे प्रोफेशनल हु आर लाइसेंस्ड बाय सेबी एज रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, दे कैन एक्ट एज एन एडवाइजर. These advisors are paid fees by the investors who hire them for the investment advice. तो अगर किसी को एडवाइस लेना हो तो वो ऐसे एडवाइजर से जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं और लाइसेंस्ड मिला हुआ है उनको, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं और वो उनको फी चार्ज करेंगे. After this regulation, the distributors of financial product like mutual fund distributor, share broker and insurance agents who were earlier act as investment advisor can no longer claim the title. इसका क्या मतलब है कि जो पहले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थे या शेयर ब्रोकर थे या इंश्योरेंस एजेंट्स थे जिनको पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोलते थे, अब वो क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसलिए अब उनको हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं बोल सकते. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उन्हीं को बोल सकते हैं जो अभी सेबी रजिस्टर्ड RIAs हों, दैट इज रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. These advisors, like other fee-based professional, are only accountable to their investors. They are required to follow a strict code of conduct and offer advice. अब जो RIAs होते हैं they will work for the benefit of investors and they will work for investors best interest. They are also required to disclose any conflict of interest. अगर कोई ऐसी चीज में जो अपने इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं अगर वहां उनकी अपनी पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो भी उसको डिस्क्लोज करेंगे और वो अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में काम करेंगे. एडवाइजर्स डू बेसिक रिस्क प्रोफाइलिंग, जो एडवाइजर्स है वो रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, एसेट क्लास, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, अंडरस्टैंड देयर फाइनेंशियल हेल्थ एंड डेवलप फाइनेंशियल प्लान. तो उसको समझेंगे, उसका रिस्क एनालिसिस करेंगे, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को समझेंगे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को समझेंगे, गोल को समझेंगे और उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लान डेवलप करेंगे. दे हेल्प इन कैलकुलेटिंग ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स. दे उसमें भी वो हेल्प करेंगे कि एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट हो इन्वेस्टर्स के लिए. Thus, advisors can help investors create an optimum investment portfolio and help them in making rational investment decision. तो जो सेबी से रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड जो RIAs होंगे वो इन्वेस्टर्स के लिए काम करेंगे, उनको इन्वेस्ट कराएंगे, उनमें डिसिप्लिन का इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे, उनके लिए बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे. Investment through managed portfolio. Alternatively, investor can invest through investment vehicles which pool money from the investor. और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे व्हीकल्स में जहां पे इन्वेस्टर्स पूल करते हैं एंड इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑन देयर बिहाफ. तो वो अपना पैसा पूल करते हैं और उनके बिहाफ पे, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे वो लोग उसको मैनेज करते हैं. इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टर मेक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो जो इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो किसी के थ्रू करता है. These investment vehicles are professionally managed. जो ऐसे investment vehicle होते हैं वो professionally managed होते हैं. Through these managed portfolio, they can avail the professional expertise at much lower cost. वो cost पे करते हैं, lower cost होती है और professional expertise का use कर सकते हैं. The following are the examples of managed portfolio. कौन कौन से होते हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट. म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है दैट पूल्स द सेविंग्स ऑफ ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर. तो जो नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनके सेविंग्स को पूल कर लेता है. हु शेयर्स ए कॉमन फाइनेंशियल गोल.
जिनका फाइनेंशियल गोल एक ही होता है। मनी कलेक्टेड थ्रू म्यूचुअल फंड इज देन इन्वेस्टेड इन वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो मनी कलेक्ट किया जाता है, वो शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। द इनकम अर्न थ्रू दीज इन्वेस्टमेंट, जो उन इन्वेस्टमेंट में इनकम अर्न होती है और जो कैपिटल एप्रिसिएशन रियलाइज होता है, आर शेयर्ड बाय द इट्स यूनिट होल्डर्स इन द प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जो भी उसमें होल्डर्स होते हैं, यूनिट होल्डर्स होते हैं, उसमें अकॉर्डिंगली उनके प्रोपोर्शन में वो डिवाइड होता है। म्यूचुअल फंड इज ए पास थ्रू इंटरमीडियरी इन द ट्रू सेंस। वो एक तरह से पास थ्रू इंटरमीडियरीज होता है। द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट है? ये प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है, रिस्क रिडक्शन होता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, बहुत सारे स्टॉक्स में आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। कन्वीनियंस होती है क्योंकि आपको बहुत कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यूनिट होल्डर अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस, तो ये बहुत इजी होता है। रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि उसमें बहुत आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड जो ओनर होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, एएमसीज होती है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम होती है। रेगुलेटरी प्रोटेक्शन होता है, प्रोडक्ट वैरायटी होती है। However, mutual fund products are not get rich quick investment, but mutual fund ऐसे नहीं होते कि get quick rich, कि मैंने आज पैसा लगाया कल मैं अमीर हो गया। They are not risk free investment, वो risk free भी नहीं है। Mutual funds are strictly regulated by SEBI under Mutual Fund Regulation Act Regulation 1996. Mutual fund industry offers tremendous variety. Mutual fund industry में बहुत तरह की वैरायटी, आप बहुत तरह के स्कीम्स, फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। There are products for different types of investment objective and goal. वहां पे different type of objective और goals के लिए बहुत तरह के products म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। देखिए अब AIF क्या होता है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और AIF इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ ही लोगों से, जो HNI क्लाइंट्स हैं, उससे पैसा इकट्ठा किया जाता है, which collects funds from sophisticated investors for investing it in accordance with the defined investment policy for the benefit of its investors. तो वो एक थीम बेस्ड प्रोडक्ट हो गया जिसमें कुछ ही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और वो सोफिस्टिकेटेड और HNI इन्वेस्ट होंगे और उसका एक डिफाइंड पॉलिसी के बेसिस पे वो इन्वेस्ट करेंगे। The word privately pooled denotes that the fund is pooled from select investors and not from the general public at large. वो HNI क्लाइंट से किया जाएगा। These private investors are institutions, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, who understand the nuances of higher risk taking and complex investment arrangement. क्योंकि ये फंड्स 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होते हैं, तो उसकी न्यूसेंसेस को समझने के लिए इंस्टीट्यूशन या HNI क्लाइंट्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। The minimum investment value in AIF is 1 crore. AIF are categorized into 3 categories under SEBI AIF regulation for the purpose of registration. अब इसमें जो 3 कैटेगरी होती है AIF की, वो कौन कौन सी कैटेगरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी 1 AIF। कैटेगरी 1 AIF क्या होता है? इज एन AIF दैट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप और अर्ली स्टेज वेंचर्स और सोशल वेंचर्स और SMEs or infrastructure or other sector or areas which the government or regulator considered as socially or economically desirable and shall include venture capital fund, SME, social welfare fund, infrastructure fund, special situation fund and other AIF may be specified under the regulation from time to time. अब इसका मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में जो कि SMEs के लिए हो, सोशल वेंचर्स के लिए हो, अर्ली स्टेज वेंचर्स के लिए हो, जहां पे सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर हो, जब वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर होता है हमारा कैटेगरी ए AIF। अदर फंड्स दैट आर कंसिडर्ड इकोनॉमिकल बेनिफिशियल एंड आर प्रोवाइडेड स्पेशल इंसेंटिव बाय गवर्नमेंट और एनी रेगुलेटर आर आल्सो कंसिडर्ड एट पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी। तो जहां पे कोई सोशल, इकोनॉमिक, इस तरह का ज्यादा वेलफेयर और इस तरह के पर इन्वेस्टमेंट होना हो, तो वहां पे उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में कैटेगरी 1 AIF होता है। कैटेगरी 2 AIF को कैसे डिफाइन किया हुआ है? इज एन AIF दैट डज नॉट फॉल इन कैटेगरी 1 एंड 3। अब 3 हम डिस्कस करेंगे, बट जो भी कैटेगरी 1 और 3 में डिफाइन नहीं हो, एंड विच डज नॉट अंडरटेक लिवरेज और बोरोविंग्स अदर देन, जो लिवरेज भी ना यूज करे, बोरोविंग्स को भी यूज ना करे, अदर देन मीट टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और एज परमिटेड इन दिस रेगुलेशन।
उसको बोलते हैं AIF2 कैटेगरी. With this purpose, AIF such as private equity funds or debt funds for which no specific incentive or concession are given by the government or any other regulator are included in this category. अब ऐसे AIF में क्या होगा, ऐसे प्राइवेट डेट फंड्स फॉर विच नो स्पेसिफिक इंसेंटिव और कंसेशंस आर गिवन by the government or any other regulator are included in this category. Category 3 AIF is an AIF that employs diverse or complex trading strategies. तो जहां पर diverse और complex trading strategies हो, and we employ leverage, जहां पे leverage भी हो, including through investment in listed or unlisted derivatives. तो जहां पे derivatives वगैरह में भी यूज किया जाए, वो category 3 AIF आ गया. AIF such as hedge funds or funds which trade with a view to make short-term returns or such other funds that are open-ended and for which no specific incentive or concession are given by the government or any other regulator are included under this category. Internationally, investors in hedge fund are very popular among the large institution funds such as pension fund, investment funds, insurance companies, endowment funds, investment banks and family offices and HNI. तो देखिए, जहां पर सबसे पहले ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है जहां पर हम AIF कैटेगरी 1 पर आ गए, सो दैट हम दोबारा एक बार डिफरेंस समझा सकें. तो जहां पर ऐसे इन्वेस्टमेंट में हो रहा है जहां पे सोशल, इकोनॉमिक, स्टार्टअप या कोई गवर्नमेंट कोई कंसेशन दे रही है, किसी को प्रमोट कर रही है, इस जगह पर इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो वो कैटेगरी A1 AIF में आएंगी. कैटेगरी 3 में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग होगा या डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होंगी जहां पे लिवरेज भी किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स में, वो कैटेगरी 3 AIF हो गए. अब जो कैटेगरी 3 और 1 में नहीं आएंगे, उसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे AIF में, वो सारे कैटेगरी 2 AIF में आएंगे. अब देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज PMS, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पूरा NISM का एग्जाम है. A portfolio manager is a body corporate, एक body corporate है, who advises or directs or undertakes on the behalf of investors the management or administration of a portfolio of securities. मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने 50 लाख रुपए लगाए, तो मेरे बिहाफ पे उस फंड्स के मैनेजमेंट को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को पोर्टफोलियो के थ्रू मैनेज करना, वो हुआ हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. दो तरह के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं. द डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मैनेजेस द फंड ऑफ ईच इन्वेस्टर. तो जो अब वो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर है, और दूसरा वन नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजेस द फंड्स इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टर. अब इन दोनों का डिफरेंस समझिए क्या है. डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर, अब आप देखिए डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर की मतलब वो अपने डिस्क्रिशन पे काम करेगा कि इन्वेस्टर का पैसा लिया तो उसको पैसे को कहाँ यूज करना है, कहाँ लगाना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये उसका अपना डिस्क्रिशन है. इसलिए हो गया डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली मैनेजेस द फंड ऑफ ईच इन्वेस्टर, तो वो अपने आप से मैनेज करेगा. नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजेस द फंड इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टर. अब नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, उसका अपना डिस्क्रिशन ही नहीं है, वो एडवाइस करेगा अपने इन्वेस्टर को, और फिर बट काम वो वही करेगा जो उसको इन्वेस्टर कहेगा, तो उसका वो नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर. Portfolio manager enters into an agreement in writing with the investor, clearly defining the relationship, setting out their mutual rights, liabilities, obligations relating to the management of funds or the portfolio of securities. Writing में agreement होगा कि उसका क्या terms हैं, क्या conditions हैं, क्या rules हैं, क्या regulations हैं. Portfolio management services are regulated by SEBI under Portfolio Manager Regulations, PMS regulations. The regulations have not prescribed any scale of fee to be charged. अब उसमें regulations में ही नहीं बताया गया है कि इन्वेस्टर से कितना चार्ज किया गया है या करना है. However, the regulation provide that the portfolio manager shall charge the fee as per the agreement with the client. तो जब वो क्लाइंट इन्वेस्ट करेगा तो वो फी जो चार्ज स्ट्रक्चर होगा वो अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करेगा, और वो उसमें रेगुलेशंस में ये लिखा हुआ है कि वो उसको इन्फॉर्म करेगा, और चार्ज स्ट्रक्चर जो उसे फी चार्ज करेगा वो राइटिंग में होगी.
द फीस और चार्ज में भी फिक्स्ड अमाउंट, जो उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, पीएमएस सर्विसेज के लिए जो चार्ज करेंगे वो फिक्स्ड भी हो सकती है, रिटर्न बेस्ड भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। The portfolio manager is required to accept minimum 50 lakhs or securities having minimum worth rupees 50 lakhs from the client. तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर जब इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो वो 50 लाख रुपीस जो इन्वेस्टर है उससे 50 लाख रुपीस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेगा, या फिर 50 लाख के मिनिमम स्टॉक्स उससे लेगा सो दैट वो उसको इन्वेस्ट कर पाए, while opening the account for the purpose of rendering the portfolio management services. Portfolio management manager cannot borrow on the behalf of its client. तो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो क्लाइंट्स के बिहाफ पे बोरो नहीं कर सकता। पोर्टफोलियो मैनेजर प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट यूनिक सोल्यूशन यूनिक टू द नीड्स ऑफ इन्वेस्टर। तो जो यूनिक नीड्स होगी इन्वेस्टर्स की, उसके बेसिस पे वो सर्विस प्रोवाइड करेगा या इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। म्यूचुअल फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर फंड्स आर द मैनेज्ड पोर्टफोलियो। तो म्यूचुअल फंड्स हो गया या एआईएफ हो गया या पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, सब मैनेज पोर्टफोलियो है। All three provides indirect way of investing in securities and other investment to the investor. तो अगर इन्वेस्टर को कोई डायरेक्टली बाय करना होगा तो वो स्टॉक्स सिक्योरिटीज को बाय करेगा, बट यहाँ पर वो इन थ्री इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू करेगा, म्यूचुअल फंड, एआईएफ या पीएमएस के थ्रू, तो वो इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो गया। उसके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड्स या एआईएफ या पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स बाय और सेल करेंगे। ऑल थ्री आर रेगुलेटेड बाय सेबी। Mutual fund, AIF and PMS all are regulated by SEBI. However, mutual funds are more stringently regulated. Mutual funds stringently regulated as compared to AIF and PMS, as mutual fund cater to retail investors. क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके राइट्स को या उनके वेलफेयर को और प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें स्ट्रिंजेंट रूल है। इन केस ऑफ एआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है। इन केस ऑफ पीएमएस मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 lakhs का है। AIF and PMS cater to the institutional and high net worth investors. AIF और PMS में, क्योंकि AIF में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, PMS में 50 lakhs का है, तो वो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। These investors are expected to understand complex investment strategies. उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसमें कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ पाएंगे, रिस्क को समझ पाते हैं, इसीलिए वो उसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग दिस वीडियोस। We will bring more chapters from PMS so that you can clear this exam by studying these chapter wise videos from Bank Tutorials. Thank you very much and have a nice day.